हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज के दिन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पेपर वन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। तो पेपर वन की प्रैक्टिस जो है बेसिकली अब ये ऐसा टाइम है कि कैम्ब्रिज के तो खैर पेपर हो चुके हैं, ग्रेड 10 के, ग्रेड 11 के, सॉरी। तो लेकिन पेपर वन सबको ज़रूरत होती है क्योंकि पेपर वन वही चीज़ें होती हैं जो ग्रेड 9 के स्टूडेंट्स करते हैं, ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स करते हैं और ग्रेड 11 के स्टूडेंट्स भी यही शुरू के फ्यू क्वेश्चंस जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, सब ने करने होते हैं, चाहे वो ग्रेड 9 का हो, ग्रेड 8 का स्टूडेंट हो, 10 का हो या 11 का हो। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस तो हर एक ने करने ही करने हैं। तो बहरहाल अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं पेपर वन से, ठीक है। माय नेम इज़ बशारत अब्बास। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं चैनल। देखिए जी, इसके अंदर पहली वीडियो है, इसके अंदर कैम्ब्रिज ओ लेवल्स मैथमेटिक्स सिलेबस डी पेपर वन है। सो पेपर डी सिलेबस वन में, पेपर वन में 2021 का पेपर है। तो 2021 का पेपर है, मई जून 2021 का पेपर इससे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि रीसेंट ईयर से स्टार्ट करें और फिर पीछे की तरफ जाते हैं तो आई थिंक 2021 का पेपर मैंने उठाया। अगर आप कहेंगे तो मैं 23 का भी पेपर करवा सकता हूँ, इसका जो लास्ट ईयर आया था। तो यह स्पेसिमेन पेपर भी है मेरे पास 2023 का, तो अगर आप वो कहेंगे तो वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं जी। देखिए पहला क्वेश्चन, क्योंकि यू ऑल नो वेरी वेल कि पेपर वन जो होता है वो उसके अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। सो कैलकुलेटर हमारे पास बिल्कुल नहीं है। विदाउट कैलकुलेटर आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप सारे क्वेश्चंस देखो वन बाय वन आपके पास सामने आते जाएंगे। जो मुझे लगे कि ये आपने नहीं करना या ग्रेड 8 या 9 के लेवल का नहीं है तो वो मैं यहाँ से आपको स्किप करता रहूँगा, ख़ुद भी आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपने नहीं किए। बहरहाल ये शुरू के क्वेश्चन है, सिंपल बॉट मास का रूल है। इसके अंदर बॉट मास इजीली आपको मालूम है कैसे होता है। तो सबसे पहले आपने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, अगर कोई ब्रैकेट है तो सॉल्व करेंगे, पावर अप्लाई कर देंगे, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, प्लस माइनस है। तो यहाँ पे अब आपको मल्टीप्लाई और माइनस साइन नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर इजी है आपके लिए कि जी पहले कौन सी चीज़ आती है। पहली चीज़ जो आती है सॉल्व करने के लिए वो आती है डिवीजन साइन। तो डिवीज़न तो यहाँ पे है नहीं, मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये बॉट मास पिछले दिनों में अपने चैनल के अंदर भी मैंने ये क्वेश्चंस अपलोड किया करता था, जिसके अंदर से मोस्टली स्टूडेंट्स के आंसर सही हैं लेकिन एक दो के गलत भी हैं बहरहाल। तो ये बॉट मास के क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, पहली बात तो ये आपकी। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जी पहला क्वेश्चन है 74.6 मल्टीप्लाई बाय 10 है, 3.89 मल्टीप्लाई बाय 100 है। तो 74.6 मल्टीप्लाई बाय 10, जब भी आप किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल अपने माइंड में रखें कि 10 के पास एक ज़ीरो है तो डेसिमल एक नंबर आगे मूव करा जाएगा। अगर ये 74.6 मल्टीप्लाई बाय 100 होता तो डेसिमल को आप दो प्लेसेस आगे मूव करते, यानी ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन में नंबर बड़ा होता है, तो ये बन जाता है 746, एक डेसिमल आगे, और क्योंकि 100 के पास दो ज़ीरो हैं तो दो प्लेसेस आगे जाते तो अब दूसरे प्लेस की जगह आप ज़ीरो लगा देते। लेकिन अभी यहाँ पे इन दिस केस ये 74.6 मल्टीप्लाई बाय 10 है तो एक ज़ीरो है, तो ऑब्वियसली सिर्फ एक प्लेस ही इसको आपने आगे करना है, 746। ठीक है जी। -3.89 मल्टीप्लाई बाय 100 है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.89 मल्टीप्लाई बाय 100 जो है ये मल्टीप्लाई हो के, जिस तरह भी मैंने एग्जांपल दी है, तो डेसिमल दो नंबर आगे मूव करेगा 389। अब आप इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 746 माइनस 389। नाउ कीप दिस इन योर माइंड कि अभी तो आप एग्जामिनेशन रूप में नहीं हो तो अभी आप कैलकुलेटर मत यूज़ करना, सिंपल मैं आपके सामने यहाँ पे कर रहा हूँ। कैरी लिया इसने 4 से 16 हो गया, 16 माइनस 9 7, ये 3 बन चुका है, एक कैरी इसने भी ले लिया, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 5। 5 13 माइनस 8 हो गया 5, और 7 जो है ये आपके पास बन गया 6, तो इसको आपने 6 माइनस 3 हो गया। ठीक है जी, तो ये बन गया 357। ये आंसर आपने अपने पास यहाँ पे आंसर की जगह पे लिख दिया 357। एक नंबर का क्वेश्चन है,
मैक्सिमम आपको 1 मिनट लगना चाहिए। अगर आप ये देखो तो मैंने क्योंकि आपको एक्सप्लेन किया तो मुझे शायद 1 मिनट से ज़्यादा लग गया होगा, लेकिन आपने एक्सप्लेन तो नहीं करना एग्ज़ाम में, तो आपने सीधा सीधा करना है। तो ये मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ जिस तरह से आपके पास इक्वेशन सॉल्व होगा। क्लियर? मल्टीप्लाई बाय 10 होगा तो डेसिमल 1 नंबर आगे मूव करेगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, ये कैसे पता चलेगा? ये बेटा इस तरह से पता चलेगा, 74.6 मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 का मतलब ये होगा कि आपने मल्टीप्लाई में ऑब्वियसली चीज़ बड़ी होती है, तो अब बड़ी करने के लिए डेसिमल को आप पीछे की तरफ मूव तो नहीं करोगे ना, मीन टू द लेफ़्ट साइड मूव करोगे या टू द राइट साइड मूव करोगे? ऑब्वियसली आप राइट साइड पे मूव करोगे, क्योंकि अगर आप लेफ़्ट साइड पे मूव करते हो तो ये तो नंबर छोटा हो जाएगा, 74.6 है, ये 7.4 हो जाएगा या 0.74 हो जाएगा, तो वो तो नंबर छोटा हो रहा है। तो आपने छोटा नहीं करना, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू बड़ी होती है। तो अब आप देख लो कि बड़ी कहाँ पे हो रही है, टूवर्ड्स लेफ़्ट मूव करने से बड़ा हो रहा है या टूवर्ड्स राइट मूव करने से बड़ा हो रहा है, कहाँ पे बड़ा हो रहा है, तो आपने उसी डायरेक्शन में इसको बड़ा कर देना है। ठीक है, डेसिमल को वहीं पे आपने मूव करवाना है। सेकेंड है बी पार्ट इसका, 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -1, अगेन प्लस भी है माइनस भी है मल्टीप्लाई भी है, तो इन तीनों में सबसे पहले क्या आएगा देख लो यहाँ, डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो डिवाइड तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन मल्टीप्लाई है, तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 + 3 2 = 6 -1, तो आप प्लस हो जाएगा 5 + 6 11, 11 - 1 हो जाएगा आपके पास 10। तो ये आंसर हो गया जी आपके पास 10 हो गया। ठीक है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद आगे चलें, इसको आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर लें, वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 है 15 125 √8 एंड 11 1 √25 14 एंड 16। अच्छा जी, यहाँ पे देखो, फ्रॉम द नंबर्स अबव राइट डाउन अ फैक्टर ऑफ 70। इनमें से कौन सा नंबर है जो कि 70 का फैक्टर है? 70 का फैक्टर ये होता है कि वो नंबर 70 से डिवाइड हो जाता हो। ठीक है, तो जो 70 का फैक्टर्स है, मसलन हर नंबर के फैक्टर्स क्या होता है, अब ज़रा फैक्टर्स को मैं अलग से समझा दूँ तो आप देखो, ये फैक्टर्स के लिए मैंने चलो 70 की एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर से इसको डिवाइड करना शुरू करें। ठीक है, फिर 35 है, 5 7 ज़ा 35 7 1 ज़ा 7। नाउ कीप दिस इन योर माइंड के हर नंबर का एक फैक्टर होता है 1। ठीक है, हर नंबर का एक फैक्टर तो लाजमी होता है और वो होता है 1। 1 एक ऐसा नंबर है कि जितने भी नंबर्स हैं उन सब का ये फैक्टर्स है। ठीक है, चाहे 2 हो 3 हो 4 हो, इवन नंबर हो ऑड नंबर हो प्राइम नंबर हो, सब का एक फैक्टर कंफर्म होता है और वो होता है 1। और दूसरा एक और कंफर्म फैक्टर होता है और वो होता है इटसेल्फ, वो खुद अपने आप का भी फैक्टर होता है। मिसलन यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूँ तो एक तो 1 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है। अच्छा, इटसेल्फ 70 भी है, मैं थोड़ा स्पेस दे के लिख रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ क्यों है। देखो, अब ज़रा आप ये साथ में जहन में रखो, 170 ज़ा 70 हो गया। ठीक है, अब 2 आपने लिखा तो ऑब्वियसली 2 भी किसी नंबर से अगर हो तो किससे मल्टीप्लाई हो तो 70 आ जाता है 35 से, तो वो 2 35 ज़ा 70 होता है, तो 2 भी फैक्टर 35 भी फैक्टर। फिर 5 अगर फैक्टर है तो 5 1 ज़ा 5 और 12, तो 12 और 5 दोनों के दोनों आपस में क्या हो गए, 12 5 ज़ा 70, तो 12 भी फैक्टर है और 5 भी फैक्टर है। फिर 7 की बात आ जाए तो 7 भी एक फैक्टर है और इसके दरमियान में 7 10 ज़ा 70, वो भी एक फैक्टर है। ठीक है ना, तो 7 के बाद 10, देखिए 170 ज़ा 70, 2 35 ज़ा 70 हो जाएगा, 5 12 ज़ा, ये आ गया। ठीक है, तो 12 5 ज़ा 70, 7 10 ज़ा 70, तो ये सारे इसके फैक्टर्स हैं। मैंने सिंपल इस तरह करके लिख दिया। अब यहाँ पे देख लो कौन सा नंबर है जो यहाँ पे इसका फैक्टर बन रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो इसके फैक्टर्स में 1 कहीं भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 125 √8 क्या हो जाता है, समथिंग इन डेसिमल, 11 नहीं है, √25। हाँ जी, देखिए √25 है। √25 क्या होता है, √25 5 होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे √25 लिख देंगे। √25 जो है वो 70 का
फैक्टर है, क्योंकि 14 यहाँ पे नहीं है लिस्ट में, 60 भी नहीं है, सिर्फ 5 है। तो 5 जो है वो यहाँ पे 5 डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ, √15 लिख दिया, तो उससे आपको पता चल जाएगा ये फैक्टर हो जाएगा। सॉरी, एक और नंबर भी है, ये 12 नहीं था, ये बेसिकली 14 था। 14 5 7 10 और 7 10 70, 14 5 70। तो इन्होंने आ फैक्टर ऑफ 70 लिखा है, तो फैक्टर ऑफ 70 √25 भी लिखा जा सकता है और 14 भी लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 14 भी इसका एक मेंबर है। ये देखें 14 भी है इसका फैक्टर, सही है। अच्छा, उसके बाद क्यूब नंबर। अच्छा जी, क्यूब नंबर इसके अंदर से कौन सा? क्यूब नंबर वो होते हैं जो कि किसी नंबर का क्यूब बन जाए। मसलन यहाँ पे क्यूब नंबर सिर्फ एक ही है, 125। 125 क्यूब नंबर है जी। रीज़न 5 का क्यूब। देखें, कुछ क्यूब नंबर आपको पता होना चाहिए। क्यूब नंबर क्या होता है? 5 का क्यूब मीन 5 × 5 × 5 करेंगे तो ये आ जाएगा। सो कुछ बेसिक क्यूब नंबर आपको पता हो, जिस तरह 2 का क्यूब होता है 8, जब अपने पास लिख लो। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 का क्यूब 2 × 2 × 2 करेंगे, 2 2 4 4 2 8। 3 का क्यूब हो जाएगा 3 × 3 × 3 27। तो यहाँ कोई भी 27 नहीं है। 4 करेंगे 4 × 4 × 4 4 4 16 16 4 करेंगे तो 64 हो जाता है, तो 64 भी नहीं है यहाँ पे। अच्छा, ये है बस। उसके बाद के जो नंबर है वो फिर बहुत बड़े बड़े नंबर हैं, तो वो तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ही 125 है, इसके बाद है ही नहीं। इर्रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो कि अंडर रूट वाले नंबर हो और जो इसका हमें कंफर्म पता हो कि ये आगे डेसिमल चलता चला जाएगा। जिस तरह √25 का आपको पता है कि तो 5 है, लेकिन √8 क्या है? इर्रेशनल नंबर है। कैसे? अंडर रूट के नंबर्स में से वो नंबर्स जिसका आंसर एग्जैक्ट नहीं है। मसलन √25 एक इर्रेशनल नंबर नहीं है। रीज़न, क्योंकि √25 5 हो जाता है, लेकिन √8 जो है वो क्या है? वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमें ये पता है कि √ अगर 9 होता तो ये 3 था। अच्छा, इससे पीछे चले जाएँ, √16 अगर होता तो ये 4 है। अच्छा, और पीछे चले जाएँ, 3 से पीछे √4 होता तो ये हमारे पास होता 2। तो अब ये √4 भी नहीं है यहाँ पर। अब √4 के बाद अगर √5 होगा तो वो क्या नंबर है? वो 2 और 3 के दरमियान का कोई नंबर है। √4 और √9 के दरमियान में जितने भी हैं, मसलन √5 आ जाए तो 2 पॉइंट समथिंग है, वो क्या नंबर है हमें एग्जैक्ट नहीं पता, तो उसको हम लिखेंगे इर्रेशनल। √6 क्या है? हमें नहीं पता, 2 और 3 के दरमियान में। √7 भी इसी तरह है, √8 भी इसी तरह। √9 जब आ जाएगा तो वो हो जाएगा हमारे पास 3। एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारे पास 3। अच्छा, उसके बाद √10 अगेन 3 और 4 के दरमियान में, क्योंकि √16 अगर हो तो वो 4 होता है। तो √10 जो है वो 3 पॉइंट समथिंग होगा, एग्जैक्ट हमें नहीं पता, वो इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इर्रेशनल नंबर वो होता है जो डेसिमल चलता चला जाता है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता है कि उसका आंसर क्या है। तो ये आपके पास इस तरह से इन नंबर्स को अगर आप गौर से देखें तो √8 आपके पास एक पहला इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, इसको दो नंबर्स के रेशो में जिसको एक्सप्लेन किया जाए वो रैशनल, और जिनको दो नंबर्स के रेशो में एक्सप्लेन ना किया जा सके वो रैशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप कॉपी कर लें अपने पास। नेक्स्ट पे आते हैं जी, वर्कआउट 3/7 + 2/5। चलें जी, इसको अगर आप देखो यहाँ पर तो 3/7 + 2/5 के अंदर पहले तो आपको इनका लेना है एलसीएम। तो एलसीएम आप किस तरह से लेंगे? बहुत सिंपल है, एलसीएम आप लेंगे 3/7 + 2/5। तो ये हो जाएगा आपके पास, जब भी आपने किसी भी नंबर का एलसीएम लेते हैं, ये बहुत कॉमन किस्म के क्वेश्चन हैं ये वाले एलसीएम लेने वाले। अब देखो डिनोमिनेटर 7 है और इसका डिनोमिनेटर 5 है। सिंपल मेथड मैंने आपको बताया हुआ पहले भी कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है, 7b और 5b। जब 7b आपने लिख दिया, 5b आपने लिख दिया, दोनों मल्टीप्लाई करके यहाँ पर चाहे जो भी हैं दोनों को आपने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देना। उसके बाद आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 3 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से और 7 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से। 3 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, प्लस 7 और 2 ये दोनों आपस में यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको हम लिख देंगे 3 5 = 15,
7 2 ज़ा 14 अपॉन 7 5 ज़ा 35। तो 15 प्लस 14 आपको पता है 30 नहीं है 29 है, तो 29 अपॉन 35 आपने यहाँ पे आंसर लिख दिया। इस चीज़ को आपने जहन में रखा है कि किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है। दोबारा सुन लें, इसमें जो भी डिनोमिनेटर आपके पास एक तरफ 7 है एक तरफ 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को 5 से प्लस साइन, 7 को 2 से, बस दैट्स इट। 3 5 ज़ा 15 प्लस 7 2 ज़ा 14, 15 प्लस 14 हो जाता है 29, 29 अपॉन 35 आपका आंसर आ जाता है। उसके बाद देखें जी, फाइंड 2 अपॉन 3 ऑफ 6 अपॉन 11, गिविंग योर आंसर्स एज अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको अगर आप देखते हैं तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप इस तरह से करेंगे 2 अपॉन 3 ऑफ, देखो ऑफ जब भी आए, जिस तरह मैं कहूँ 1 अपॉन 2 ऑफ 50, तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी आपने यूँ करके लिखना है 1 अपॉन 2 ऑफ मल्टीप्लाई 50, तो ये इससे कैंसिल हो गया 25, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है ऑफ का। तो यहाँ पे ऑफ अब जो एक्चुअल है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको मैं रेस कर रहा हूँ, एग्जांपल दी। तो देखो अब यहाँ पे ऑफ को आपने ज़हन में रखना है कि ऑफ को, ऑफ से मतलब लेंगे मल्टीप्लाई। सो 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 11, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, ठीक है जी। अब 2 और 2 ऊपर सब ऑब्वियसली ऊपर नीचे कुछ अगर कैंसिल होता है तो आप करेंगे। ये 2 इस 11 से कैंसिल नहीं हो सकता, ना ही ये 2 इस 11 से कैंसिल हो सकता है, कुछ भी कैंसिलेशन नहीं हो सकती। तो आप आमने सामने आपने मल्टीप्लाई कर देना, पहले कैंसिल करेंगे ऊपर नीचे, अगर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो आमने सामने मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 ज़ा 4 अपॉन 11, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपने यहाँ पे लिख लिया 4 अपॉन 11, ठीक है जी। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है। और आगे चलते हैं, कॉपी कर लें इनको, चलें देखें। उसके बाद है क्वेश्चन, आ रिकॉर्ड इज़ केप्ट ऑफ द वाटर लेवल इन अ हार्बर। वन मॉर्निंग द लेवल इज़ 5 मीटर, that afternoon the level is -2 meter. Find the difference between the level in the morning and the level in the afternoon. मॉर्निंग में उनका क्या लेवल था और आफ्टरनून में क्या लेवल था। तो सिंपल नंबरिंग वाले क्वेश्चंस हैं। अब ये भी कोई ना कहे कि सर ये हमने कहाँ पढ़ा, देखो ये बेसिक नंबर्स हैं। पहले लेवल था 5, अब आ गया -2, तो आपको पता है नंबरिंग कैसे होती है। 0 आपके पास, 1 2 3 4 5, -1 -2, ये आपने नंबर डाल दिए, ठीक है। तो अब कहीं पर वाटर लेवल जब चेक किया किसी जगह पे तो 5 मीटर था दिन में, दोबारा चेक किया तो -8 मीटर था। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस चेक कर लें आप कितना है। 5 नंबर 0 के बाद 5 नंबर ये हो गए, फिर 0 को भी आप इंक्लूड करेंगे 6, 0 को इंक्लूड किया कीजिए 6, फिर -1 -2 6, -1 को आप 7th नंबर ले लेंगे और इसको आप 8 नंबर ले लेंगे। वैसे आप देखना चाहें तो 5 नंबर ये है, एक 0 को शामिल करेंगे 6, अब 2 नंबर ये तो 8 हो जाएंगे। तो डिफरेंस जो आ गया है वो 8 मीटर का डिफरेंस आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है, वन डे द टेम्परेचर एट मिड वे इज़ 9 डिग्री, एट मिड नाइट द टेम्परेचर हैज़ ड्रॉप बाय 15.3। अगेन ये दोबारा टेम्परेचर जो है उसकी बात कर रहे हैं। फाइंड द टेम्परेचर एट मिड नाइट में टेम्परेचर क्या होगा। वन डे द टेम्परेचर एट मिड डे यानी दोपहर में 9 डिग्री था। उसके बाद मिड नाइट में ऑब्वियसली टेम्परेचर गिर जाता है, तो अभी 15 डिग्री पीछे चला गया, ठीक है ना, 15.3 डिग्री। तो पहले आप ज़रा 15 डिग्री को चेक कर लें कि 15 डिग्री अगर पीछे जाता है तो कितना हो जाएगा। तो अभी भी मैंने आपको एग्जांपल दी है कि ये एग्जांपल भी ऊपर आपको नज़र आ रही होगी कि सारे नंबर हैं जिस तरह 1 2 3 एंड सो ऑन अप टिल 9 डिग्री, ठीक है। तो 9 तो ये हो गए आपके पास, एक है आपके पास 0, अब 15 है, तो अगर आप 9 से पीछे जाएं तो 8 होगा पहला नंबर, ठीक है। इसको लिख लो तो ज़्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो देखें ये 0 है, 1 2 3 4 7 8 9। अब यहाँ से पीछे आया 1 डिग्री,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। उसके बाद ये 9 हो गए यहाँ तक। अब पीछे चलते चले जाएं आप, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो 9 यहाँ तक हुए। फिर 10 11 12 13 14 15, 9 10 11 12 13 14 15, 15 डिग्री तो हो गई है। अब 15.3, अब 0.3 और पीछे जाना है, तो -6 के बाद आता है -7। तो अब ये बेसिकली नंबर -6 और -7 से 0.3 डिग्री और नीचे लाएंगे तो -7.7 पे रुक जाएगा। 0.3 जाना है पीछे, तो -6 अब पीछे जाएगा -7, तो -7 और -6 के दरमियान 10 यूनिट्स होंगे, -7.1 -7.2, तो ये -7.7 पे रुक जाएगा, क्योंकि -7.7 के बाद अगर आप आगे जाते हैं -7.8 -7.9, फिर -7.9 के बाद फिर -6 आ जाएगा, तो 3 हो गए ये 0.3। और उसके बाद आगे चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 15 तक आपके पास आ गए। तो ये टेम्परेचर आएगा -7.7 डिग्री का। तो इसमें भी कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको। वैसे आप कैलकुलेट करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और पीछे आ जाएं जी। अब ये क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है कि जी ये डायग्राम आपके पास सिंपल, द डायग्राम शोज क्वाड्रिलेटरल ABCD विद AD एक्सटेंडेड टू E। अब देखो ये भी सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये कॉन्सेप्ट आपने पहले पिछली क्लासेस में अर्ली ईयर्स में पढ़ा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे देखो आपके पास, अगर मैं इसकी एग्जांपल इसकी बात करूँ, मैं ये रेड कलर से आपको बताता हूँ। देखो फ़र्ज़ करें अगर ये 122 डिग्री है, ठीक है, इसको और ऊपर करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें एक तो x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्या है, अच्छा और कोई मुश्किल नहीं है। देखें फाइंड द वैल्यू ऑफ x आपने फाइंड करना। 122 डिग्री इधर है, ये लाइन स्ट्रेट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। ये स्ट्रेट लाइन के साथ इधर 122 डिग्री एंगल है, तो इस एंगल के बारे में आपकी क्या राय है, ये कितना होना चाहिए। 180 में से 122 को माइनस कर दें, 180 माइनस 122, तो 180 में से जब 122 को माइनस कर देंगे तो इसको अब आप कैलकुलेटर पे, सॉरी कैलकुलेटर बोल रहा हूँ, आप वर्बली कर सकते हैं। 10 माइनस 2 8, ठीक है, और फिर 7 हो जाएगा, 7 माइनस 2 करेंगे तो वो बन जाता है 5, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। तो अब ये हो जाएगा 58 डिग्री। क्लियर हो गया जी, 58 डिग्री हो गया आपके पास। यहाँ पर आपको 58 डिग्री कैलकुलेट नहीं करना था, आपको कैलकुलेट करना था x। अब ये क्वाड्रिलेटरल, आई थिंक कोई इशू हो गया था बाहर। देखें जी, ये मैंने आपसे कहा कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, इसके अंदर ये बाहर की तरफ एक एंगल बन रहा है 122, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। तो अगर इसके ऊपर टोटल एंगल 180 डिग्री होता है तो 122 तो इधर आ गया, तो रिमेनिंग ये जो एंगल है आपके पास ये कितना होगा, 180 में से 122 अगर आप माइनस करें तो ये 58 डिग्री है। अब ये बेसिकली ये पूरी जो आपके पास साइड है, ये सॉरी ये पूरी शेप जो है इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे लिखा। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये होता है कि 4 साइडेड शेप जिसका टोटल एंगल जो होते हैं वो होते हैं 360। अगर इन चारों एंगल्स को आप ऐड कर लोगे तो दीज आर 360, मीन 360 में से आप 1 बाय 1 इन 3 एंगल्स को जो किसके अंदर है इनको माइनस कर दो। पहले तो इनको प्लस करें आप, देखिए 135, इसके अंदर प्लस कर दें आप 83, इसके अंदर प्लस कर दें 58, कितना बन जाएगा 8 9 10 11 प्लस 5 16, अच्छा 8 4 12 12 प्लस 5 17, 1 प्लस 1 2, 276 डिग्री हो जाएगा जी यहाँ तक, ठीक है जी। 276 डिग्री है और टोटल एंगल है 360, तो 360 माइनस ये 276 था, 360 में से 276 को आपने सब्ट्रैक्ट कर लें, तो 10 माइनस 6 हो गया 4, ये 5 बच जाएगा। 5 में से आपने 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं,
तो एक कैरी लेंगे, ये 3 जो है 2 बन जाएगा, 15 में से 7 जब जाएगा तो ये 8 हो जाएगा, 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, ये तो मैं आपको दिखाने के लिए करता हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि मैं वैसे ही कर सकता हूँ, डायरेक्टली कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्टली भी कर पाएँ, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये तो मुझे आपको समझाना होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो मैं इसको दोबारा वापस पेन में लिखता हूँ। तो ये हो गया जी, आपके पास बहरहाल आंसर इसका आ गया 84 डिग्री, 84 डिग्री। ठीक है, क्लियर हो गया आपके पास यहाँ तक। आई होप कि कोई इशू नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स जो होते हैं उनका सम होता है 360। क्यों सम होता है 360? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में बेसिकली दो ट्राइंगल बन रही होती है, किसी भी डायरेक्शन में बनाना है, ऐसे बनाना चाहें, ये एक ट्राइंगल है ऊपर और नीचे, ठीक है, किसी और तरह से बनाना चाहें तो भी ट्राइंगल। तो ट्राइंगल बहरहाल दो ही बनती हैं, कोई से भी क्वाड्रिलेटरल हो। तो दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का मतलब होता है इंटरनल एंगल 180, दो ट्राइंगल का मतलब है 180 प्लस 180, तो कितना हो जाता है ये? आई एम सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी। ये 360 नहीं है, एक मिनट 180 और 360 में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया ना, हाँ सही है, ठीक है 360 में से सब्ट्रैक्ट किया, सही, चार एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है 84। तो ये आपने 84 लिख दिया, 360 में से सब्ट्रैक्ट किया हमने। 180 प्लस 180 360 होता है, तो एक क्वाड्रिलेटरल के टोटल एंगल्स होते हैं 360। ये माइंड में रहे, अगर 5 साइडेड शेप होगी तो 5 साइडेड शेप के अंदर कितने नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स? अगर 5 है तो 5 माइनस 2 कर लो, आपको नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स बन जाएंगे। 5 साइडेड शेप है पेंटागन, उसमें से 2 माइनस करो, 3 ट्राइंगल्स हैं। 6 साइडेड शेप है, उसमें से 2 माइनस करो तो उसके अंदर 4 ट्राइंगल्स हैं। 3 ट्राइंगल्स का मतलब 1 ट्राइंगल मीन 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 540 डिग्री। तो जितने भी पेंटागन्स हैं उसका टोटल एंगल जो होगा वो 540 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 360, और 360 के अंदर आपने ये 4 ट्राइंगल्स है ना, 720 डिग्री, ठीक है। तो ये आपने इस तरह करके 180 इंटू 4 हो जाएगा 720 डिग्री, इस तरह से ये आपके पास आता है, ठीक है। चलें आगे चलते हैं। राइट 308 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चले जी, प्राइम फैक्टर्स कैसे होते हैं? ये ऐसे होते हैं जी, 308 प्राइम फैक्टर्स इसको कहते हैं। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, अगर 2 से नहीं होता है फिर 3 पे जाएंगे, 3 से नंबर डिवाइड नहीं होता है फिर उससे बाद आगे जाएंगे। तो स्टार्ट पहले 2 से ही करेंगे। तो 2 पहला प्राइम फैक्टर है। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ये बात भी जहन में रहे, क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है, प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ वो खुद। तो फ़र्ज़ करो 2 है, 2 के 2 फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ वो अपने आप का खुद फैक्टर है 2। 3 के कितने फैक्टर्स हैं? एक 1 है और एक वो अपने आप का फैक्टर है 3। 4 के कितने फैक्टर्स हैं? 1 भी है, 4 भी है और 2 भी। तो उसके फैक्टर्स 4 के फैक्टर्स ज़्यादा हो गए। 4 के फैक्टर्स में 1 भी है, 2 भी है, 2 2 ज़ा 4, और एक वो इटसेल्फ अपने आप का भी है 4 है। तो 4 के फैक्टर्स हो जाते हैं 3, तो इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो पहला प्राइम नंबर 2 है, दूसरा प्राइम नंबर 3 है। 1 प्राइम नंबर इसलिए नहीं कि 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही है इटसेल्फ, उसके 1 के फैक्टर्स अगर लिखेंगे तो 1 ही होंगे। तो हमें तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये है कि जिसके 2 फैक्टर्स हों, एक तो 1 और एक इटसेल्फ। तो 1 का इटसेल्फ भी 1 नहीं है और वैसे भी 1 नहीं है, तो इसलिए फिर 1 को हम प्राइम नंबर नहीं लेते। 2 पहला प्राइम नंबर है जी, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8। नेक्स्ट पे चलें, 2 7 ज़ा 14, एक कैरी आ गया, 2 7 ज़ा 14। अब 77 जो है ना 3 से होता है ना 5 से होता है, ये 7 से ही होगा। 7 11 ज़ा 11 1 ज़ा। तो जी अब आप जब इसके प्राइम नंबर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो जो नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जिस तरह 2 इंटू 2, इसको 2 की पावर 2 लिखें, इंटू 7 इंटू 11। अगर ये 2 3 टाइम्स होते तो 2 की पावर 3 हो जाता, ठीक है। ये अपने प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर्स में लिख ले किसी भी नंबर को। 308 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, उसकी प्रोडक्ट में आपने लिख दिया है, ठीक है जी। उसके बाद बी पार्ट है, फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ ऑफ 308 एंड 66। तो 308 एंड 66 की अगर हम बात करते हैं तो 308 एंड 66 दो नंबर हैं।
दोनों के HCF निकाल। चलो HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, सुन लें इधर। 308 66 दोनों के एक साथ लिखें आप, और नंबर ढूंढें क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर ढूंढें जो कि दोनों में कॉमन हो। तो आप देखें जी, स्टार्ट करें 2 से, दोनों इवन नंबर हैं तो ऑब्वियसली दोनों डिवाइड होंगे। 308 को जब डिवाइड करें 2 1 ज़ा 2, एक कैरी इधर आ गया, 0 के साथ ये 1 हो गया। 10 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6। अब आप फर्दर देखें जी, 154 33, 154 तो 2 से डिवाइड होता है, बट 33 2 से डिवाइड नहीं होता है क्योंकि इसके एंड पे आ रहा है एक ऑड नंबर 3, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको 3 से चेक करेंगे, 3 से दोनों डिवाइड हो रहा है। 3 से भी नहीं हो रहा है, 154 है। तो अगर ये 3 से भी नहीं हो रहे तो अब आप आगे देखो कि अगर ये 3 से भी नहीं हो रहा है तो ना 2 से हो रहे हैं ना 3 से हो रहे हैं, 5 से भी नहीं हो रहे क्योंकि 5 से डिवाइड अगर होना होता तो लास्ट में 0 आना चाहिए था, 0 या 5, तो वो भी नहीं है। तो ना ये 2 से हो रहा है, ना ये 3 से हो रहा है, ना ही ये 5 से हो रहा है। अच्छा 4 से भी नहीं होते, 5 6 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 7 से 154 तो डिवाइड होता है, 7 2 से 14, लेकिन 33 नहीं होता। 33 इवन नंबर है, नहीं 33 सिर्फ एक ही टेबल में जाता है 11 से, तो 11 से डायरेक्ट करते हैं। 11 1 ज़ा 11, 11 से हो रहे हैं ये। 11 1 ज़ा 11, 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करें तो बन जाता है 4 44, तो ये 44 हो जाता है। तो 11 4 ज़ा 44 और 11 3 ज़ा 33, ठीक है। अब फर्दर देखिए कोई ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो। HCF में कीप दिस इन योर माइंड कि जब HCF की बात होती है तो HCF में आपने वहाँ तक जाना है जहाँ तक दोनों नंबर किसी एक सिंगल से डिवाइड हो, जिस तरह 308 66 2 से 2 ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड हो रहा था। फिर 154 33, 11 ऐसा नंबर है जिससे दोनों डिवाइड हो रहे हैं। फिर आया 14 और 3। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि इन दोनों से डिवाइड हो। तो अब आप क्या करोगे, बस आपका आंसर बस यहाँ पे आपने रोक दिया, ये 2 और ये 11, बस ये आपके दो फैक्टर्स हैं। इनको अब आपने मल्टीप्लाई कर देना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 इंटू 11, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 2 इंटू 11, 11 2 ज़ा 22, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये अपने पास आपने दिमाग में बिठा लेना है। HCF में यहाँ पर करेंगे। LCM अगर होता है तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल्स का मतलब उससे बड़ा नंबर, तो इसलिए फिर आप आगे तक जाते हैं। आगे तक कैसे जाते हैं कि ये 14 है तो अब आप देखें कि जी इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, किसी एक से भी हो रहा है तो भी करते रहेंगे, एंड तक जाएंगे जब तक कि 1 1 ना हो जाए, चाहे एक से ही करना पड़े। दोनों से तो ये नहीं, कोई एक नंबर ऐसा ढूंढ लें जिससे 14 और 3 और नहीं हो, तो अब सिंगल नंबर ढूंढ लें जिससे खाली 14 हो, फिर 3 को खाली 3 से डिवाइड कर दें। तो जब क्वेश्चन आएंगे LCM के वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको कॉपी कर लें आप। सही है जी, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन देख लें पहले, करवाना है या नहीं करवाना। द डायग्राम शोज ट्रेपीजियम ABCD, AB आपके पास 7, DC है आपके पास 10, एरिया ऑफ ABCD आपके पास जो पूरी शेप है ट्रेपीजियम उसका एरिया है 85। द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ट्रेपीजियम इज़ h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। बिल्कुल किया जा सकता है। ट्रेपीजियम के एरिया आपने अर्ली ईयर्स में पढ़ा हुआ है, तो आपने उसी फार्मूले को यूज़ करते हुए यहाँ पे करनी है। बिल्कुल किया जा सकता है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला, बल्कि मैं थोड़ा सा ऊपर करके यहीं से सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोग सही से इसको देखो। यहीं पे मैं करता हूँ। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है जी, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। फार्मूले याद होने चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखो जी, एरिया ऑलरेडी इन्होंने दिया है क्वेश्चन में कि जी एरिया ऑफ ABCD यानी जो ट्रेपीजियम इसका एरिया ऑलरेडी गिवन है 85। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स वो होती हैं जहाँ एरो लगा होता है, ये हैं पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड है, ये एरो 2 लगे हैं, एक साइड 7 है एक साइड 11, दोनों को ऐड कर ले 7 + 11। हाइट कितनी, इन दोनों के दरमियान जो स्ट्रेट डिस्टेंस है दैट इज़ कॉल्ड हाइट, या ये h। 2 को उधर भेज दें, 85 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, एक तरफ अगर डिवाइड है वहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया। 11 + 7 हो गया 18, और हाइट 85 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 170
18 को, क्योंकि हाइट आपने फाइंड करनी है एच, तो ऑब्वियसली 18 को उधर भेजना पड़ेगा, हाइट को सेपरेट करना है, तो हाइट को उधर जैसे ही आपने भेजा डिवाइड हो गया। तो अब ये हो गया जी हमारे पास 170/18। 170/18 कितना हो जाता है, इसको अब आप सिंप्लीफाई कर लें। 2 9 ज़ा 2 8 ज़ा 16 और 5 ज़ा 10, 85/9। 85/9 को साइड पर आप सिंप्लीफाई करके देख लें। 9 9 ज़ा 81, 85 में से 81 माइनस कर दें तो 4, डेसिमल और 0। 4 9 ज़ा 36। अब अगर फर्दर देखेंगे फिर 4 आ गया, 0, फिर 4 9 ज़ा 36, तो 9.44 ये चलता चला जाएगा, तो ये ख़त्म नहीं हो रहा। ठीक है, 2 9 ज़ा बिल्कुल नहीं ख़त्म हो रहा। तो अब आप ये करोगे कि आप इसको 2 प्लेसेस तक लिख के छोड़ दोगे 9.44 सेंटीमीटर। अगर ऐसा हो कि वो चलता चला जाए तो आपने बस 2 प्लेसेस तक लिख के सॉल्व कर देंगे, या जैसा क्वेश्चन में दिया हो। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि आपने एच को किस तरह से इसको करेक्ट करना, मीन किस लेवल तक इसको एक्यूरेट आंसर देना। जब नहीं लिखा हुआ तो आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट कर दें 9.44 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर आ गया आपको, उसको कॉपी कर लें अपने पास। ठीक है, चलें नेक्स्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई। फिर ये सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। 6x + 2x, यहाँ पे आपने ये करना है कि इनको आपने एक साथ लिख देना है। 6x जितनी भी लाइक टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखो, +15 + 8। 6x जितनी x वेरिएबल्स वाली टर्म्स हैं उनको मैंने एक साथ लिख दिया, और कॉन्स्टेंट्स 15 और 8 को एक साथ लिख दिया। अब 6x में से जब 2x सब्ट्रैक्ट हो गया तो ये बन गया जी 4x। 15 + 8 हो जाएगा 23। दैट्स इट, ये आंसर आ गया आपके पास, 4x + 23। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। चलें जी, ये एक ऐसा फार्मूला है जो पत्नी बच्चों को क्यों नहीं याद रहता, मुझे समझ में नहीं आती। तो इसको कैसे करेंगे, ये फार्मूला होता है आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं a - b²। क्या होता है, a² - 2ab + b²। ठीक है, माइनस है तो ये 2 के साथ माइनस आएगा। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूँ a + b², तो यहाँ सारा फार्मूला यही होगा, बस 2 का साइन यहाँ पे नीचे मैंने एक ही फार्मूला में दोनों चीज़ें ऐड कर दी, नीचे आपने प्लस लगा देना, a² + 2ab + b²। ठीक है, सिर्फ 2 का साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस है तो 2 का साइन माइनस है, अगर यहाँ प्लस है तो 2 का साइन भी प्लस है। बाकी दोनों तो a² वो भी प्लस होता है, b² वो इन ईदर केस वो दोनों प्लस ही रहते हैं, वो माइनस नहीं होते, माइनस सिर्फ 2 होता है। ठीक है, अच्छा अब इसको एक्सपेंड करेंगे। x - 5, x को आप सपोज कर लें a है, b को सपोज कर लें 5 है, तो a² यानी कि x²। देखिए जी, a यानी कि x² x² -2a की जगह आपने x लिखा, b की जगह a की जगह आपने लिख दिया है x, और b की जगह आपने लगा दिया है 5 + b² यानी कि 5 क्या हो गया जी, ये आपके पास x² -2 5 ज़ा 10x + 25, ये आंसर आ गया। x² - 10x + 25, तो ये आपने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया, कोई मुश्किल नहीं था। x² - 10x + 25, एक तरह से फ्री के 2 नंबर आपको मिल रहे हैं, बहुत ईजी है। ठीक है, ये भी आपने कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट पे आ जाए जी, इंसर्ट द करेक्ट सिंबल। बिल्कुल ये भी आपको पता है, इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, टू मेक ईच स्टेटमेंट करेक्ट। चलें जी, 0.6 kg इज़ 0.6 kg क्या होता है पहले ये देख लें। 0.6 kg, kg का मतलब होता है किलो, किलोग्राम। 0.6 किलो का मतलब होता है 1000, ये बात जहन में रखें। किलो का मतलब होता है 1000। 0.6 किलो 0.6 × 1000 करेंगे तो अभी ऊपर मैंने बताया था कि डेसिमल जो है मल्टीप्लाई में नंबर बड़ा होता है, तो 3 ज़ीरोज़ हैं, तो ऑब्वियसली डेसिमल बड़ा करने के लिए आगे की तरफ मूव करेगा। 600, तो 600 है, 0.6 kg का मतलब है 600 ग्राम्स। तो मुझे पता है 600 ग्राम्स बड़े होते हैं कि 60 ग्राम्स बड़े होते हैं। 600 ग्राम बड़ा है तो सिंबल ऐसे होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास 600 ग्राम्स।
ऑब्वियसली 600 ग्राम्स इज़ ग्रेटर देन 60 ग्राम्स। 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर को अगर आप मीटर्स में कन्वर्ट करो, तभी मैंने कहा किलो का मतलब होता है 1000, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो ये 15,000 हो जाएगा। अब ये 15,000 मीटर है और उधर भी 15,000 मीटर है, तो दोनों सेम ही चीज़ें हैं, तो यहाँ पे इक्वल लगाएंगे आप। अब देखें जी, 4 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो मीटर और सेंटीमीटर में पहले मामला चेक कर लो क्या होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। आप स्क्वायर कर दें आप, 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100 का स्क्वायर होता है 10,000, तो 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, ठीक है। आई रिपीट, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन अगर 1 मीटर का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, लेकिन 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा। लेकिन 1 मीटर स्क्वायर के अंदर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे। क्लियर? सिमिलरली अगर आप 1 मीटर क्यूब की बात करते हैं तो यहाँ भी क्यूब लगाना पड़ेगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, लेकिन 100 सेंटीमीटर का जब क्यूब करेंगे तो 100 का क्यूब का मतलब होता है 100 इंटू 100 इंटू 100, तो ये 1 मिलियन बन जाएगा, 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, अगर आप क्यूब की बात करते हैं। तो यहाँ खैर क्यूब की बात नहीं हो रही, यहाँ तो बात हो रही है मीटर स्क्वायर की। तो 4 मीटर स्क्वायर किसकी इक्वल होगा? चलिए जी, मैं यहाँ 4 मीटर स्क्वायर, इसको आप पहले कॉपी कर लें, समझ लें, फिर मैं यहाँ पे इसी को ज़रा दूसरे तरह से करता हूँ। देखिए, अब देखो यहाँ पे है 2, अगर मैं 2 मीटर लगा लूँ तो 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए? 200, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 स्क्वायर जब मैंने लगाया 2 का स्क्वायर हो गया 4 मीटर स्क्वायर। यहाँ 200 का क्या होगा? 100 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 00 बन गया 40। 4 मीटर स्क्वायर के अंदर 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं, तो ये 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है। 4 मीटर स्क्वायर इज़ फार बिग देन 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 4 मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 4 मीटर स्क्वायर बेसिकली है 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑब्वियसली ये ग्रेटर है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर से। अच्छा जी, ये भी कॉपी कर लें इसको आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। बाय ड्राइंग ईच नंबर करेक्ट टू 1 सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। अब ये आपके पास वैल्यूज़ हैं, इसको अगर आप देखो यहाँ पे, तो इसको अगर आप देखें यहाँ पर, तो इस तरह से होगा कि 362.4 है, माइनस हो रहा 187.2 से। तो अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करना चाहें तो एस्टिमेट में ये होता है कि अब ग्रेड 8 या 9 के लेवल में ये क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल के आएगा, लेकिन मैं बहरहाल करवा देता हूँ। 1 सिग्निफिकेंट फिगर 362 है, तो 362 में आपने खाली 3 को देखना है, तो क्योंकि नंबर 62 है तो ये 5 को क्रॉस कर चुका है, तो 6 को जब आप ख़त्म करेंगे तो ये 3 जो है ये बन जाएगा 400, 3 4 की तरफ जाएगा, और 62.4 को आप कहेंगे सीधा सीधा 400 माइनस 187.2 है, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है कि ये 87 को जब आप जैसे ही राउंड ऑफ करोगे तो ये बन जाएगा, यानी 187 नियर है 200 के, ये हो गया 200। सिमिलरली 52.3 को आप कह देंगे कि जी इस नियरली हो गया 50 के, तो 400 में से 200 सब्ट्रैक्ट करें तो ये 200 अपॉन 50, 0 से कैंसिल, 5 4 20। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ अब ये एस्टिमेट हो गया है तो ये इस तरह करके लिखेंगे। समझ में आ जाता तो ठीक है, अदरवाइज़ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड 8 9 के लेवल के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल के आएंगे। अगर आएँ तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब है ये 362 को आप 400 कर सकते हैं, 187 को आप 200 कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि या तो 1 सिग्निफिकेंट नंबर का मतलब है कि या तो आप इसको 100 के नज़दीक करें या 200 के 1, यानी कि 1 सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि पहला नंबर इस 1, तो उसमें तो नज़दीक है 2 के, 100 के नज़दीक तो नहीं कर सकते, बहुत दूर है, 200 के नज़दीक कर सकते हैं, 200 नज़दीक है, ठीक है। सेम 362 के साथ भी यही है, तो ये ऑलमोस्ट 4 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर? चलें आगे चलें।
ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसको छोड़ दें आप लोग। ये भी आई डोंट थिंक सो। हाँ, ये वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन चलें ये भी कर सकते हैं। रेशो के क्वेश्चन, द नंबर्स एक्स एंड वाई आर सच दैट एक्स रेशो वाई। चलें जी, एक्स रेशो वाई को आप कह सकते हो ना एक्स अपॉन वाई, मैंने पहले भी बताया एक्स रेशो वाई कैन बी रिटन एज एक्स अपॉन वाई। 5 रेशो 11 कैन बी रिटन एज 5 अपॉन 11। ठीक है, अब ज़रा यहाँ देखो आप, खाली एक्स की अगर मैं बात करूँ, वाई को अगर मैं उधर भेज दूँ तो 5 अपॉन 11 इंटू वाई, वाई नीचे है ना डिनोमिनेटर में, इक्वल के दूसरी तरफ गया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 अपॉन 11 वाई हो गया। सही है जी। अब नीचे है यहाँ पे दूसरी जो स्टेटमेंट दी है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 112, तो x की जगह आप लगा दो 5 अपॉन 11 वाई, सही है, प्लस वाई इज इक्वल टू 112। अब ज़रा यहाँ आप देखो कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो 5 अपॉन 11 प्लस वाई का यहाँ पे जो नंबर है कुछ भी नहीं लिखा हो, कोफिशिएंट कुछ नहीं, यानी कि 1 है, तो 5 अपॉन 11 प्लस 1, जब आप इसका एलसीएम लोगे, मैंने बताया था 11 और इधर भी 1 है, तो 11 1 ज़ा 11, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को इसके 1 से, 5 1 ज़ा 5, 11 को उसके ऊपर डिनोमिनेटर के 1 से, 5 11 1 ज़ा 11, फिर मैंने कहा ये 5 1 से 5, 11 1 ज़ा 11, 5 प्लस 11 हो जाता है जी 5y प्लस 11y, ये हो जाएगा 16y। 11 को इधर भेज देंगे, 112 मल्टीप्लाई बाई 11 कितना हो जाएगा, यहाँ देख लो बेटा आप, वन टू थ्री टू डिवाइडेड बाई 16 कर दिया आपने। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 से 4 से 16, 4 8 से 32, फिर 4 से करेंगे 4 2 4 7 से 28, तो इसके साथ आ गया 28, 4 7 से 28, तो y का आंसर आता है यहाँ पे 77। जो y का आंसर 77 आता है वो आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दें, मसलन इसी में डाल दें, इसको मैं कह रहा हूँ इक्वेशन 1, इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, तो x है 5 अपॉन 11, y की जगह आपने 77 लगा दिए, 11 7 ज़ा 77, 5 7 ज़ा 35 हो गया जी। अब आप यहाँ लिख दें x की जगह 35, y की जगह 77। अब आप चेक भी कर लें, दोनों को ऐड करें, x प्लस वाई 112 आता है, 70 70 100 बिल्कुल आता है 112, x रेशो 5 अपॉन 11 है, बिल्कुल 35 रेशो अगर आप 77 करेंगे तो 5 7 ज़ा 5 ज़ा 35 और 7 11 ज़ा तो 5 रेशो 11 बिल्कुल आ जाता है। सही है, ठीक है। तो ये मैंने वैसे चेक कर लिया, आपको ये वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें सिंपल करना तो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे साथ में एक्सप्लेन भी करना है, इसलिए मैं एक एक चीज़ चाहता हूँ कि आपको करके भी दिखाऊँ, तो इसलिए वो टाइमिंग थोड़ी ज़्यादा लग जाती है। क्लियर हो गया, कॉपी कर लें इसको। चलें जी, सीक्वेंस के क्वेश्चन हैं, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, 9 10 तक नहीं आएंगे, ये भी नहीं है आपके पास, आगे अब कोई भी क्वेश्चन आपसे रिलेटेड नहीं है। तो ये हमने 1 साल के पास पेपर्स के क्वेश्चंस कर लिए हैं। थोड़ा सा मैं और देख लेता हूँ, हाँ ये एक नज़र आ गया क्वेश्चन साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। चलें जी, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 0, 3x माइनस 2y इज़ इक्वल टू 11। चलें जी, इसके 2 मेथड्स होते हैं, मैं दोनों मेथड 1 बाय 1 समझा देता हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा वीडियोस के अंदर समझाया हुआ। अगर हम इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड, तो मेरे नज़दीक एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़्यादा अच्छा और सूटेबल मेथड है। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि आपने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। मसलन इस पूरी ब्रैकेट को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ऊपर x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 0,
नीचे मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 वाई 3 10 ज़ा 30, ठीक है, प्लस 6y माइनस 6y हो गया कैंसिल। ये इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया था ताकि मैं इसको कैंसिल कर सकूँ, तो ये कैंसिल हो गया। अब 9x प्लस x हो जाता है जी 10x, 0 प्लस 30 हो गया 30, 10 को उधर भेज दिया मैंने, 30 डिवाइडेड बाय 10, तो ये बन जाएगा x आपके पास 3। x की वैल्यू अब आप चाहें किसी भी इक्वेशन में डाल दें, पहली में डालना चाहें x प्लस 6y इज इक्वल टू 0, x की जगह लगा दें 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 0, 6y इज इक्वल टू माइनस 3, और फिर यहाँ पे कर लें तो y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 6, तो ये माइनस 1/2 हो जाएगा यहाँ पे, सही है। x का एक आंसर 3 और एक आंसर माइनस 1/2। अच्छा, इसके बाद आप चलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ यहाँ पर। एलिमिनेशन मेथड होता है जी आपके पास, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन तो मैंने कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है जी? सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल को जो भी आपको अच्छा लगे उसको सब्जेक्ट बना लो। मसलन x ज़्यादा इजी है सब्जेक्ट बनाना, 6y को उधर भेज दें तो वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 6y, ये हो गया। इसको दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दूँ, 3x, x क्या है उसकी जगह लगा दें माइनस 6y, माइनस 2y इज इक्वल टू 10, तो 3 6 माइनस 18y माइनस 2y इज इक्वल टू 10, माइनस 18 माइनस 2 हो जाएगा माइनस 20y इज इक्वल टू 10, तो y हो जाएगा 10 अपॉन माइनस 20, 0 0 से हो गया कैंसिल, तो ये बन जाएगा जी माइनस 1/2, ठीक है। x की वैल्यू आ गई माइनस 1/2, y की वैल्यू कैसे करेंगे अब आप, सॉरी ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू माइनस 1/2, x की वैल्यू, x आपने यहाँ शुरू में किया था माइनस 6, y की जगह लगा दें आप माइनस 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आप इसमें सॉरी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस 2 3 ज़ा 6, तो प्लस 3 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू माइनस 1/2, दोनों मेथड्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, सही है। कॉपी कर लें इसको भी, कर लिया इसको कॉपी, चलें आगे आ जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 19, ये भी क्वेश्चन है आपके सिलेबस के अंदर किया हुआ आप लोगों ने। ये ऐसे होगा कि जी y इज़ प्रोपोर्शनल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। y इज़ प्रोपोर्शनल अगर खाली प्रोपोर्शनल लिखा हो ना इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये चीज़ y इज़ प्रोपोर्शनल टू x माइनस 1 का स्क्वायर। अब प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे, k आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। गिवन दैट y इज़ 18, y की जगह 18 लगा दिया, x इज़ व्हेन x इज़ 4, व्हेन x इज़ 4 y 18 आता है, तो x की जगह मैंने 4 लगा दिया। अब ज़रा देखें इधर, 4 माइनस 1 क्या हुआ जी 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9k, यहाँ पे आया 18, 9 को उधर भेजें आप, 18 अपॉन 9 दिस इज़ इक्वल टू k का आंसर क्या आ गया 9 2 18, k का आंसर आया 2। तब ये इक्वेशन क्या बन गई जी आपके पास, y इज़ इक्वल टू k x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो k की जगह आपने क्या बना दिया, k को आपने फाइंड किया 2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन, सही है। ये जब अपनी इक्वेशन बना ली, इक्वेशन ये देखो, ये जो पहला पेयर देता है ना y की वैल्यू भी दे देगा और फिर उस जगह पे x की वैल्यू भी दे देगा, ये वो देता ही इसलिए है ताकि आप इस पेयर से k की वैल्यू निकाल लो। वो आपने निकाल ली, ये y 18 x की जगह 4 लगाया, इसको सॉल्व किया, k का आंसर आ गया। अब जब k का आंसर आ जाता है तो इक्वेशन क्लियर हो जाती है आपके पास, इक्वेशन है 2x माइनस 1। अब आगे आप करने, फिर अब ये कह रहा है वैन फाइंड y वैन x इज 6, अब x 6, अब वो कह रहा है आप आगे का काम खुद करो, x अगर 6 है तो y आप बताओ, सिंपल x 6 लगा दो, 6 माइनस 1 हो गया 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25, 25 2 ज़ा 50, तो y का आंसर आ गया 50। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, y का आंसर आ जाता है 50। कॉपी कर लें इसको,
वीडियो पॉज करें और उसको कॉपी कर लें। सही है जी, आगे चलें, नेक्स्ट पे आ जाएं। नेक्स्ट है हमारे पास द लाइन 2y इज इक्वल टू एक्स इज़ ड्रॉन ऑन द ग्रिड। ठीक है, ये एक लाइन बनी है, ड्रॉन ऑन द ग्रिड, ऑलरेडी एक लाइन उन्होंने ड्रॉ कर दी है ग्रिड के ऊपर। ये देखिए 2y इज़ इक्वल टू एक्स, ये ऑलरेडी उन्होंने ग्रिड पे ड्रॉ कर दिए। तो जो ड्रॉ कर दिए वहाँ पे आप लाइन लगा लो जी, इस लाइन की कोई है ना 2y इज इक्वल टू एक्स। ऑन द ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2। चलें जी, y इज इक्वल टू 2 के बारे में मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कुछ लाइनें बहुत ईजी होती हैं इनको ड्रॉ करना। y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, ये कैसे बनेगी? बहुत सिंपल होती है। y इज इक्वल टू 2 वो वाली लाइन है जो y एक्सिस को 2 पे कट करती है, तो ये y एक्सिस है। इसको जो लाइन 2 पे कट कर रही है वो आपने यहाँ बना लेनी है। अब मेरे पास इस वक्त रूलर मैं निकालूंगा तो वो एक बड़ा मैस हो जाएगा, मैं इसलिए इसको यहाँ रूलर से, आपके पास रूलर होगा एग्ज़ाम में, आपने रूलर रखना है। वाई एक्सिस को जो लाइन 2 पे कट कर दी है वो ड्रॉ कर दी। इस लाइन की कोई है ना y इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2, तो मैंने खुद क्वेश्चन में बोला है एक्स इज इक्वल टू 2 एग्जाम्पल के लिए कौन सी होगी? जो एक्स एक्सिस को 2 पे कट करेगी, बिल्कुल सीधी ऐसे, सही है, वो ऐसे सीधी लाइन होगी। तो वो तो खैर अभी पूछी नहीं, अभी तो y इज इक्वल टू 2 बोला, वो आपने ये लाइन ड्रॉ कर ली। फिर x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसके लिए वर्किंग करनी पड़ेगी। अब आपको इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा एक छोटा सा टेबल। दो या तीन पेयर रखने, फ़र्ज़ करो एक्स आप 0 लेते हैं तो y क्या बन जाएगा? 0 प्लस वाई, एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस एक्स यानी 4 माइनस 0, तो वो 4 ही हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 1 लेते हो तो y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स क्या हो जाएगा? 3। x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 4 माइनस 2 2, तो एक हो गया 0 और 4, x 0 y 4, ये पॉइंट। दूसरा x 1 है और y 3 है। ठीक है, फिर x 2 और y 2, ये देखो। अब रूलर है नहीं मेरे पास, मैं इसी तरह करके लाइन बनाऊंगा। ये है x2 है यहाँ पर और y भी 2 है। सही जी, लाइन आपने बना ली। इस लाइन की इक्वेशन क्या आपने रखी? x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। देखो मैं बहुत डिटेल से बता रहा हूँ एक एक चीज़, गौर से सुने इसको। ये भी लाइन आपने बना दी। ऑन द ग्रिड, अब वो आगे कह रहा है शेड एंड लेबल द रीजन आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग इक्वालिटीज़। x प्लस वाई इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 कौन सी लाइन है? ये लाइन x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। इस लाइन से नीचे का रीजन कौन सा है? जो नीचे की तरफ है, इधर ये नीचे। ऊपर कौन सा रीजन है? ग्रेटर x प्लस वाई इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 4। ठीक है, फिर 2y इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू x। इस लाइन से नीचे, इस लाइन 2y इज़ इक्वल टू इस लाइन से ग्रेटर यानी इस लाइन से ऊपर की तरफ, ये इधर। ठीक है जी, उसके बाद आगे y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 2, y इज़ लेस दैन आर इक्वल टू 2, y इज़ इक्वल टू 2 कौन सी लाइन है? ये लाइन है। इस लाइन से लेस यानी इस लाइन से नीचे की तरफ, यानी इसको तो अब आप हटा लें, इस लाइन से नीचे की तरफ हो गया। x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस वो लाइन जो एक्स एक्सिस को 0 पे कट करती है, ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ कट करती है? 0। इससे ग्रेटर यानी इससे ऊपर की तरफ, ये ऐसे। ये जो ग्रेटर है उसको मैं यहाँ बना रहा हूँ। x इज़ इक्वल टू 0, ये x इज़ इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है? सॉरी, x इज़ इक्वल टू 0 होती है, y एक्सिस को कहते हैं x इज़ इक्वल टू 0, जिसको आप y एक्सिस बोलते हो ना, जिस लाइन को,
जिस लाइन को आप वाई एक्सिस बोलते हो, इसकी इक्वेशन होती है एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। जिसको आप एक्स एक्सिस को कहते हो उसकी इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू टू, वाई इज इक्वल टू टू कौन सी लाइन थी, ये वाली, इस लाइन से लेस यानी नीचे की तरफ। फिर है जी आगे एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर या इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो कहाँ पर आएगा, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इस लाइन से ग्रेटर का है, मतलब इस लाइन से आगे की तरफ, ये एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ये लाइन है। ठीक है, अब आप देखो इस लाइन से आगे की तरफ, इस लाइन से पीछे की तरफ, और इस लाइन से कहाँ पर बोला था वाई इज इक्वल टू टू से, क्या कहा था, वाई इज इक्वल टू टू से भी नीचे की तरफ, वाई इज इक्वल टू टू से भी नीचे, तो ये इस तरफ, इस लाइन से इधर, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे। अगर हम ये वाला रीजन ले लें तो ये गलत हो जाए, क्योंकि y इज़ नॉट लेस देन टू, यहाँ पर ये टू से ज़्यादा है, तो वो वाला रीजन जहाँ पे ये इनइक्वालिटी हो सकती है वो ये वाला मैं शेड कर रहा हूँ यहाँ पर। ये अगर आप देखो तो डायग्राम के अंदर जिस जगह कोई इनक्लोज रीजन पता चले उसी की बात करूँ, तो ये इनक्लोज रीजन था, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, इधर भी लाइन, तो ये इनक्लोज था, तो इसी की वो मोस्टली बात कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये आपका डिफाइंड रीजन आ गए यहाँ, तो इसको गौर से सुन लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो पॉज करके दोबारा इसको सुन लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में है आपके पास, ये अब फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, एक पेयर ये, एक पेयर ये, कैसे सॉल्व करेंगे जी इनको सॉल्व करने के लिए आप ये करेंगे, तो पेयर्स में से जो चीज़ कॉमन है कॉमन ले लो, कुछ कॉमन है नहीं, एक्स 3c प्लस 2b, इन दोनों में से क्या कॉमन है, -2y, माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 3, और y की जगह c आ गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4 और 2b, तो ये हो जाएगा 3c प्लस 2b, और इधर आ जाएगा x माइनस 2y। ये जब आप कॉमन ले रहे होगे तो ये माइंड में रहे कि आपके पास ये जो ब्रैकेट्स बनती हैं ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए हैं, साइन का भी एरर नहीं होना चाहिए। अगर साइन का एरर आ रहा है इसका मतलब है कि आपने फैक्टर्स सही नहीं लिए, या फिर आपने ऊपर माइनस, जिसको माइनस करना था उसको प्लस कर दिया, जिसको प्लस करना था उसको आपने माइनस कर दिया, आपने ये किया, सही है, तो ये भी कर लें आप। अच्छा, उसके बाद है जी आपके पास अगला क्वेश्चन है, इसमें देखें 6x² प्लस 7x माइनस 10। अच्छा जी, इसको फैक्टर्स बनाने हैं तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड आई थिंक इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है, मैं करता हूँ। 10 है, 10 6 60 है, 60 के फैक्टर्स अगर हम बनाएं, ठीक है, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 में से 5 चले जाएंगे तो 7 बिल्कुल बन जाएगा। देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 में से 5 1 ज़ा 5 करेंगे तो 7 बन जाएगा। देखें 6x² प्लस 12x माइनस 5x, 12 माइनस 5 7 हो जाता है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 6 और x कॉमन है, 6 2 और 12, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस 5, x माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10, x प्लस 2 और 6x माइनस 5। ठीक है जी, ये आपने मिडिल टर्म ब्रेक मेथड कर लिया। देखा बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो सारी आपके साथ साथ रिवाइज़ होनी। ठीक है, ये मिडिल टर्म ब्रेक मेथड भी मैंने आपको समझा दिया, कॉपी कर लें इसको भी, और आगे चलें भाई। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 जी ये सिलेबस में है आपके। क्वेश्चन 23 का है पहला वाला पार्ट, ये इंडिसेस का चैप्टर आपने पढ़ा हुआ। ए आपने बताना है, बी की वैल्यू है यहाँ पर 4 × 10⁻², होल पावर 2, क्योंकि बी का स्क्वायर है तो 4 × 10⁻² है, फिर उसका होल स्क्वायर प्लस सी है, सी की जगह क्या है यहाँ पर 6 × 10⁻³ अपॉन डी, डी की जगह आ रहा है 2 × 10⁻²। होल स्क्वायर जब 4 पे लगे तो क्या बन जाएगा, 16। होल स्क्वायर जब इस पे लगेगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 2 ज़ा 4,
सही ना, पावर पावर से क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, होल स्क्वायर है 4 पे लगेगा, 4 की पावर हो जाएगी 16, 4 का स्क्वायर होता है 16, 10 की पावर 2 है तो उसके ऊपर जब पावर 2 लगेगी तो वो 10 की पावर 4 हो जाएगी। अच्छा जी, ये अब आपके पास 6 इंटू 10 रेस पावर 3 हो गया, नीचे आ गया 2 इंटू 10 रेस पावर 2। मैंने आपसे ये कहा था कि आप यहाँ पे इनकी पावर्स को सेम बना लो, 10 की पावर 4 है ना, इसको आप यूँ लिख लो 16 इंटू 10 और 10 की पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर 2। अब ज़रा यहाँ देखो, 16 टाइम्स 160 इंटू 10 रेस पावर 3 प्लस 6 इंटू 10 रेस पावर 3। देखो अब मुझे पता है कि आप कहोगे कि सर मैं थोड़ा लेंदी कर रहा हूँ, मैं लेंदी नहीं कर रहा, मैं आपको समझाने के लिए एक एक चीज़ मेंशन कर रहा हूँ। वन देखो, जब पावर सेम हो जाती है नहीं, पावर है 10 रेस पावर 3 इधर भी, 10 रेस पावर 3 इधर भी, तो जब ये पावर सेम हो जाती है तो फिर आपने इन नंबर्स को, ये जो नंबर्स होते हैं इनको आप आपस में प्लस या माइनस जो भी ये हो रहे हैं वो आपने कर देना, ठीक है ना। मसलन यहाँ पे अभी ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं, ये 160 और ये 6 आपस में प्लस हो रहे हैं तो आपने इनको प्लस कर देना, अगर ये माइनस हो रहे होते तो माइनस कर देना। लेकिन ये तब करोगे जब ये पावर सेम हो जाए। तो पहले मैंने पावर सेम की, 10 रेस पावर 4 थी, इसको 3 बना दिया मैंने, 10 की पावर 4 को मैं 10 इंटू 10 की पावर 3 भी कर सकता हूँ। मैं ये भी कर सकता था कि इसको 10 की पावर 3 करूँ, उसको छोटा करूँ, तो इस नंबर को मुझे बड़ा करना था, इसको एक स्टेप कम किया मैंने, 4 से 3 पे किया है तो इसको इधर एक 0 लगा देता। या मैं ये करता कि इसको कुछ नहीं करता, मैं 10 की पावर 3 को 10 की पावर 4 बना देता, तो 10 की पावर अगर मैं इसकी पावर बढ़ाता तो यहाँ इसको कम करना पड़ता, ये 6 से 0.6 हो जाता है, ठीक है। लेकिन बहरहाल मुझे पहले सेम बनाना पड़ता, उसके बाद फिर मैं आगे जाता। तो मैंने सेम बना दिए पावर। अब आप उनको ऐड कर लो, 160 में 6 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 166 इंटू 10 रेस पावर 3 अपॉन 2 इंटू 10 रेस पावर 2। अब ज़रा पहले तो 2 का मामला करें, 2 8 ज़ा कितना हो जाता है 16, 2 3 ज़ा 6, 83 हो गया, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6। 10 की पावर 3 है, ये 10 की पावर 2 जब ऊपर आएगा तो 3 माइनस 2 कितना बन जाता है, पावर जब नीचे से ऊपर आती है तो 3 माइनस 2 होके क्या हो जाएगा, प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाता है, तो ये बन जाएगा 10 की पावर -1। तो 83 इंटू 10 रेस पावर हो गया 1। स्टैंडर्ड फॉर्म है 83 इंटू 10, यानी आप इसको डायरेक्ट अगर लिखना चाहें, अच्छा क्या कह रहा है, राइट योर आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, आंसर आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो डेसिमल होना चाहिए एक नंबर के बाद। 83 में डेसिमल कहाँ होता है, 83 आपके पास डेसिमल किस जगह, कहीं भी नहीं है, नज़र नहीं आ रहा सर भाई, यहाँ पर एंड में, तो यहाँ से उठा के आप इधर लगा देते, ठीक है। तो ये एक नंबर आपने इसको कम कर दिया 8.3। तो जब आप इसको नंबर को यहाँ कम करोगे तो यहाँ पावर बढ़ानी पड़ती है, 10 की पावर जो 1 है तो वो अब हो जाएगी 10 की पावर 2। समझ में आ गई बात आपकी। तो ये 10 की पावर 1 जो है वो 10 की पावर 2 बन जाएगी और ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। क्लियर हो गया, सही है। नहीं समझ में आया तो इसको दोबारा फिर एक बार रिवाइंड करो, गौर से सुनो समझो, आ जाएगा। कॉपी भी कर लें इसको। चलें जी, उसके बाद आगे चलते हैं, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट पे चलें, एंड होने वाला है ये। रीअरेंज द फार्मूला टू मेक बी द सब्जेक्ट। चलें जी, ये भी आप कर सकते हो। रीअरेंज द फार्मूला, रीअरेंज में मोस्टली स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं, मुझे नहीं पता क्यों स्टक हो जाते हैं। बी को सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट बनाने का मतलब ये है कि जो कुछ भी इसके साथ लिखा हुआ है इसको आपने इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। तो इसके साथ लिखा हुआ है डी, पहले तो इधर शिफ्ट करो। अच्छा अगर वो चीज़ फ्रैक्शन में हो ना तो पहले डिनोमिनेटर को उधर शिफ्ट करोगे। फर्स्ट स्टेप अपने पास लिख लो, फर्स्ट स्टेप है डिनोमिनेटर को पहले शिफ्ट करेंगे। डिनोमिनेटर पहले जाएगा उधर, डिनोमिनेटर नीचे होता है, डिनोमिनेटर जब जाता है तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो वहाँ पे ए है ऑलरेडी, तो ए और ये डिनोमिनेटर डी जो उधर जाएगा ए डी बन जाएगा, मल्टीप्लाई होकर ए डी हो जाएगा। इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी। बी को सब्जेक्ट बनाना है, अब सी को भी उधर भेज दो, तो ये बन गया ए डी माइनस सी, ये बन गया जी बी स्क्वायर। अब आप अंडर रूट अप्लाई कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो गया।
अब बी को लेफ्ट साइड पे लिखो, इसको लिख दो ए डी माइनस सी, दैट्स इट, ये आंसर आ गया जी आपका। b इज इक्वल टू अंडर रूट ए डी माइनस सी, पूरे का पूरा आपने इसको इस तरह से लिख दिया। ठीक है भाई, ए डी माइनस सी हो गया, अंडर रूट में कॉपी कर लिया। उसके बाद देखें आगे m इंटू 10⁻⁴ प्लस m इंटू 10⁻² इज इक्वल टू 36360। वर्कआउट m इंटू 10⁻⁴ माइनस m इंटू 10⁻²। थोड़ा सा आपके लेवल से ये क्वेश्चन ज़्यादा है, अगर मैं अभी यहाँ करवाऊँगा तो आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए आप इसको यहाँ पे स्किप कर दो। ठीक है, इसको आप यहाँ पे स्किप कर दें, है सिंपल ही। इसको a प्लस बी, इसको एज a ले लेंगे आप। ये देखो, ये एक चीज़ आपके पास a है, देखो मैं यूँ समझाता हूँ, इसको a ले लें आप, इसको b ले लें, इसको a ले लें, इसको b ले लें। ठीक है, तो a प्लस बी ये है, a माइनस बी वो क्या है हमें नहीं पता। चलो मैं करवा देता हूँ यहाँ पर, ये भी एक फार्मूला है, इसको यहाँ पर लिख लो आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सही है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ये तीसरा फार्मूला, दो तो मैंने ऊपर बता दिए थे, थर्ड फार्मूला है कि अगर कभी कोई चीज़ इस तरह से लिखी हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह करके इसको आप लिख देंगे। सही है, एक मिनट ज़रा होल्ड करें, मैं आ रहा हूँ, बाहर कोई है। अच्छा, कोई भी नहीं, ओके जी। देखें इसमें a प्लस बी, ए माइनस बी मैंने बता दिया। अब आपने ये करना है कि यहाँ पे a की जगह ये m प्लस 10 इंटू 10⁻⁴, जिसको आप a कंसीडर करेंगे, इसको b कंसीडर करेंगे। अच्छा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये है a, ये है b, वही यहाँ पे देखो, ये a है, ये b है फार्मूला। अब ज़रा हम यहाँ पे आ जाते हैं दोबारा अपनी उसी कलर पे। देखो m इंटू 10⁻⁴ प्लस m इंटू 10⁻², ये a प्लस बी हो गया, इंटू ये है a माइनस बी, किसकी इक्वल होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बन जाता है a का स्क्वायर। a आपने कहा क्या है, m इंटू 10⁻⁴ माइनस b क्या है, m इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। सही, थोड़ा सा उधर चला गया बाहर। अब ज़रा यहाँ देखो, a प्लस बी, ए माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये हो जाता है आपके पास m इंटू 10⁻⁴, ये प्लस में है, और m इंटू 10⁻² है। अब यहाँ पे ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये वाली, ये तो ऑलरेडी गिवन है ना, यहाँ पे 36360, ये पूरी वैल्यू गिवन है आपके पास ऊपर। तो इसको आप हटा के इसकी जगह लिख दो 36360। नीचे जो वैल्यू है आपके पास m इंटू 10⁻⁴ माइनस m इंटू 10⁻²।
अच्छा भाई, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, उसके बाद देखें अब ये क्या बन गया इधर। अच्छा जी, यहाँ पे देखें आप, स्क्वायर जब m पे लगेगा तो क्या बन जाएगा, m का स्क्वायर m हो जाता है। और इस पे जब लगेगा तो 10 की पावर 8 हो गई। m इस पे लगेगा m स्क्वायर इन टू 10 की पावर क्या होगी, 2 2 ज़ा 4। अब ये आप देखो यहाँ पे ये पावर आप सेम बना लो, या तो m स्क्वायर है इंटू 10 की पावर 8 है, और m स्क्वायर इंटू 10 की पावर 4 हो जाएगा आपके पास। तो हम यहाँ पे ये करते हैं सबसे पहले कि ये चीज़ m स्क्वायर इंटू 10 रेस पावर 8 माइनस m स्क्वायर इंटू 10 रेस पावर 4, फाइंड आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है ना। फाइंड ये वाली चीज़ करनी है। देखिए इसको हम इस तरह से करते हैं, 10 की पावर 8 है और यहाँ 10 की पावर 4, m स्क्वायर है, ये भी m स्क्वायर है, दोनों m स्क्वायर हैं, ठीक है। अगर ये दोनों m स्क्वायर हैं और नंबर लेट सपोज एक है, इन दोनों का आपस में, क्योंकि ये कोफिशिएंट इसके सेम है ना, कोफिशिएंट आपके पास सेम आ रहे हैं। ये इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ये अच्छा खासा आगे लेंदी कैलकुलेशन है, ये ग्रेड 8 9 के लेवल पे नहीं है, इसको मैं यहाँ स्किप कर रहा हूँ इस जगह पर आगे, ठीक है। इसको स्किप करें और इसके बाद फिर आगे हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। यही फार्मूला यूज़ होगा, इसको फ़िलहाल आप छोड़ें, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जी, ये अब सिलेबस में नहीं है आपके पास क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। चलें जी, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप इस वक्त आपके सिलेबस में नहीं, ये नेक्स्ट था, ये भी आपके सिलेबस में आई डोंट थिंक सो किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। ये ग्रेड 11 के लिए तो है, मैं इसको आगे सॉल्व करता, लेकिन आपके लेवल पे ये नहीं इसको करवाया जा सकता, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ तक आपका ये सारा प्रोसेस हो गया, कंप्लीट हो गया। तो अभी हमने किया था, ये पेपर था आपका 2021 का पेपर था। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर आप मुझे बताइएगा, मैसेज कीजिएगा, तो मैं फिर वही वाला पेपर फिर आपको सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है जी। अंटिल दैट टाइम, ओके, अल्लाह हाफिज़।